स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर सीरीज के वीक 7 का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ स्टॉक्स। किस शेयर में इन्वेस्ट करना है, किस शेयर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, स्टॉक्स को कैसे पिक करना है, ये सभी डिसीजंस लेने के लिए आपको एक रेलेवेंट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और वही है फंडामेंटल एनालिसिस का। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सीए गुरप्रीत सिंह भल्ला और अपने चैनल कंसल्ट गुरप्रीत पर मैं आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। तो फंडामेंटल एनालिसिस जब हम वर्ड सुनते हैं तो ज्यादातर जो लोग शेयर मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं उनको ये लगता है कि ये बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड सा कॉन्सेप्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, पता नहीं हम कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बेसिकली समझ ले तो एक बहुत बड़ा हुआ बना हुआ है। तो इस वीडियो सीरीज के माध्यम से मेरा टारगेट ये है कि ये जो फंडामेंटल एनालिसिस का हुआ है इसको आने वाली कुछ वीडियोज में आपके लिए छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर दूं। इस ब्रेकडाउन से बेनिफिट क्या होगा कि आप छोटे छोटे पार्ट्स में कॉन्सेप्ट्स को पहले तो ग्रास्प कर पाएंगे और उसके बाद हम एक्चुअल में लाइव स्टॉक पिकिंग करके देखेंगे, लाइव फंडामेंटल एनालिसिस करके देखेंगे किसी भी एग्जांपल कंपनी का, ताकि आपको भी मेरे साथ साथ ये मौका मिले कि आप इन कॉन्सेप्ट्स को कैसे प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है? तो फंडामेंटल एनालिसिस सिंपल भाषा में अगर समझें तो किसी भी बिजनेस को समझने का, किसी भी बिजनेस को एनालाइज करने का एक माध्यम है। तो जब भी कोई इन्वेस्टर किसी बिजनेस में या किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वो उस बिजनेस के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे, उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल कर ले, और वो भी सिर्फ एक एंगल से नहीं बल्कि जितने भी पॉसिबल एंगल्स हैं, पॉसिबल पर्सपेक्टिव्स हैं, उनसे अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके सब कुछ समझ ले। क्या आपने कभी फंडामेंटल एनालिसिस किया है? जी हाँ, किया है। मैं बताता हूं कैसे किया है। तो आपने अपनी लाइफ में फंडामेंटल एनालिसिस कहाँ किया है मैं आपको बताता हूं। सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका स्मार्टफोन। स्मार्टफोन हम सभी लोग यूज करते हैं आजकल। तो स्मार्टफोन लेने के लिए आप क्या एनालिसिस करते हैं आइए देखते हैं। तो स्मार्टफोन लेने से पहले सबसे पहला तो आप डिसीजन लेते हैं कि मेरा बजट कितना है, 20,000, 30,000, 50,000। पहले आप अपना बजट डिसाइड कर लेते हैं। बजट डिसाइड करने के बाद आपको ये चूज करना होता है कि मुझे एंड्रॉयड फोन लेना है या एप्पल का फोन लेना चाहता हूं। ये डिसीजन लेने के बाद आप उसके फीचर्स की तरफ जाते हैं कि मुझे बड़ी स्क्रीन चाहिए या छोटी स्क्रीन चाहिए, ज्यादा मेमोरी चाहिए, स्टोरेज कितनी चाहिए, रैम कितना चाहिए, प्रोसेसर कितना लेटेस्ट होना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन आपका क्या यूज है, आपकी उस फोन से क्या अपेक्षाएं हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप उस फोन से क्या उम्मीद रखते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बेसिक यूज करते हैं किसी फोन का, तो वो सोचते हैं कि मैं कोई बेसिक मॉडल खरीद लूं, बहुत ज्यादा हाई फाई फोन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने फोन पर गेम्स वगैरह भी खेलते हैं या उनका यूजेज बहुत ज्यादा है, तो वो उस हिसाब से अपना फोन चूज करते हैं। तो इतना सब कुछ एनालाइज करने के बाद, इतने सारे फीचर्स को एनालाइज करने के बाद आप डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सा फोन खरीदना है। तो ये जो सेम एनालिसिस की स्किल्स हैं ये भी अप्लाई करती हैं शेयर्स के ऊपर। मेथड थोड़ा सा अलग हो जाता है क्योंकि फीचर्स अलग अलग हैं दोनों के, लेकिन ये जो एनालिटिकल स्किल्स हैं जिनको आप यूज करते हैं, ये एनालिटिकल स्किल्स ऑलरेडी आपके पास हैं। तो किसी भी स्टॉक का या कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए आपके पास क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए पहले ये समझ लीजिए। तो इसके लिए आपको चाहिए 3 बेसिक स्किल्स। सबसे पहली स्किल है कि आपको कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ना और समझना आना चाहिए। दूसरी स्किल है कि आपको बेसिक मैथ्स आनी चाहिए, जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। और तीसरी स्किल जो आपको चाहिए वो है कि आप बिजनेसेस के मॉडल्स को समझ पाएं, बिजनेसेस को समझ पाएं कि बिजनेसेस किस तरह से ऑपरेट करते हैं, और उनकी इंडस्ट्रीज को समझ पाएं कि वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री किस तरह से ऑपरेट करती है। ये 3 स्किल्स अगर आपके पास हैं तो आप फंडामेंटल एनालिसिस किसी भी कंपनी का बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अगर आप भी अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो आप फायर्स के साथ अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। वन स्टॉप सॉल्यूशन है शेयर मार्केट इन्वेस्टिंग के लिए, ट्रेडिंग के लिए, म्यूचुअल फंड्स के लिए। काफ़ी सारे फीचर्स हैं। ऐप अभी आपने देखा बहुत यूज़र फ्रेंडली है, इजी टू यूज़ है। आप सारे ट्रेड्स बहुत अच्छे से आसानी से प्लेस कर सकते हैं। अब आपकी इन पर्सनल स्किल्स के अलावा कुछ टूल्स की भी जरूरत पड़ेगी जिनकी मदद से आप फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। आपको 4 बेसिक टूल्स चाहिए फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए। पहला तो है कि आपके पास कंपनी की एनुअल रिपोर्ट होनी चाहिए जिसमें कंपनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। दूसरा टूल जो आपको चाहिए वो है इंडस्ट्री के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन, मतलब जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं वो जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में आपको सारी लेटेस्ट जानकारियां होनी चाहिए। तीसरा है एक्सेस टू न्यूज। आपके पास न्यूज का एक्सेस होना चाहिए, आप न्यूज देखिए ताकि आपको ये पता लग सके
कि उस कंपनी में, जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं, या उस इंडस्ट्री में किस किस तरीके के लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, ताकि आप अपने इन्वेस्टमेंट के डिसीजन को उसके हिसाब से प्लान कर सकें। और चौथा टूल जो आपको चाहिए वो है MS Excel। तो बेसिकली कई सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं कई बारी, तो MS Excel अगर आपके पास है तो उस एक्सेल पर ही आप सारी बेसिक कैलकुलेशंस कर सकते हैं, जिनकी मदद से आप फंडामेंटल एनालिसिस कर पाएंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। तो फंडामेंटल एनालिसिस जब भी हम किसी भी कंपनी का करते हैं तो हम उसमें दो मेजर एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं, या यूं समझ लीजिए कि फंडामेंटल एनालिसिस दो तरीके का होता है, दो टाइप्स का होता है। एक है क्वांटिटेटिव एनालिसिस और दूसरा है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जैसे वर्ड का मतलब समझ में आ रहा है कि वो बेसिकली कुछ नंबर्स से रिलेटेड है, क्वांटिटी से रिलेटेड है। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस किसी भी कंपनी का उन चीजों के, उन एस्पेक्ट्स के बारे में होता है जिनको आप क्वांटिफाई कर सकते हैं, मतलब जिन चीजों को आप नंबर्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर्स के साथ अटैच कर सकते हैं, वो होते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस का पार्ट। अब क्योंकि हर चीज नंबर्स के थ्रू बयान नहीं की जा सकती, नंबर्स के थ्रू किसी भी चीज का जजमेंट हर बार नहीं बनाया जा सकता, तो जो बाकी बची हुई चीजें हैं जिनको आप नंबर्स के थ्रू जज नहीं कर सकते हैं, तो कंपनी की परफॉर्मेंस के वो सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो क्वालिटेटिव एनालिसिस में कवर किए जाते हैं। तो मतलब क्वांटिटेटिव एनालिसिस जब हमें करना है तो वो एक फॉर्मूला ड्रिवन मेथड्स होते हैं, जहां पर हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज होते हैं और कुछ स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं। उन फॉर्मूलेज को अप्लाई करके, उन स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर करके हम जज कर सकते हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है या बुरी है। और जबकि जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है वो फॉर्मूला ड्रिवन नहीं है, वहां पर आपके पास कोई थंब रूल्स नहीं है, कोई फॉर्मूलाज नहीं है। क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है वो बेसिकली जजमेंटल होता है, वो आपकी पर्सनल जजमेंट पर डिपेंड करता है। वो आपको खुद अपने लिए, अपने दिमाग से, अपनी सर्कमस्टांसेस को देखते हुए सोचना है कि वो जो डिसीजन आप ले रहे हैं या जो भी परफॉर्मेंस आप मेजर कर रहे हैं, जज कर रहे हैं, वो अच्छी है या बुरी है। तो ये हो गए दो पार्ट्स, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस को मिलाकर बनता है फंडामेंटल एनालिसिस। तो अब हम बात करेंगे कि क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या क्या चीजों को कवर किया जाता है, या किन किन चीजों का आपको ध्यान देना है ये जज करने के लिए कि किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस को आप अच्छा मानेंगे या बुरा मानेंगे। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में जो सबसे पहली चीज आपको कवर करनी है वो है नेचर ऑफ बिजनेस। आपको जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके बिजनेस को समझिए, उसके नेचर को समझिए। इसमें क्या क्या चीजें आपको देखनी रहती है। पहला तो यह है कि जिस इंडस्ट्री में ये कंपनी ऑपरेट कर रही है वो इंडस्ट्री कितनी प्रॉफिटेबल है, कितनी प्रॉफिटेबिलिटी उस कंपनी में या उस इंडस्ट्री में आती है। उसके बाद उस इंडस्ट्री के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, इंडिया में वो इंडस्ट्री फ्यूचर ग्रोथ के क्या प्रोस्पेक्ट्स लेकर आती है ये समझिए। उस इंडस्ट्री में एंट्री बैरियर्स कितने हैं। एंट्री बैरियर्स का मतलब कि अगर कोई नया कंपनी, कोई नया कॉम्पिटिटर उस इंडस्ट्री में तैयार होता है तो उसके लिए कितना मुश्किल है खुद को इस्टेब्लिश करना या उस इंडस्ट्री में एंट्री मारना। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे लाइसेंस ट्रेड्स होते हैं जहां पर इजीली सारे लोग नहीं मैन्युफैक्चरिंग कर सकते, नए एंट्रेंट्स की एंट्री बहुत डिफिकल्ट होती है। तो जहां पर एंट्री डिफिकल्ट होती है वहां पर हम ये मानते हैं कि हमारी जो कंपनी है उसके जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं वो अच्छे रहेंगे, क्योंकि जल्दी जल्दी फ्यूचर में कोई नया कॉम्पिटिटर आने के चांसेस बहुत कम है। फॉर एग्जांपल आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो सेमीकंडक्टर चिप बनाती है, तो सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली जो कंपनी है उसके कॉम्पिटिटर्स बहुत कम है और एंट्री बैरियर्स बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसमें एक टेक्निकल स्किल चाहिए जो कि अभी तक इंडिया में बहुत ज्यादा लोग नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह की अगर कोई इंडस्ट्री है तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ आपकी कंपनी आपको दे सकती है। और इसी का अगर ऑपोजिट एग्जांपल ले लें, सपोज आलू भुजिया बनाती है आपकी कंपनी, तो अगर आलू भुजिया बनाती है या इस तरह के फूड प्रोडक्ट्स बनाती है तो आप समझ सकते हैं कि इसमें काफी सारा कंपटीशन रहता है, बहुत इजी है इस इंडस्ट्री में एंट्री मारना। तो इस तरह की चीजें आपको सोचनी है जिससे आप ये मन बना पाए, ये विचार बना पाए, आपको ये विजन क्रिएट करना है अपने लिए कि कौन सी कंपनी आपके लिए सूटेबल रहेगी फ्यूचर के लिए, लॉन्ग रन के लिए। फिर इंडस्ट्री और बिजनेस के बाद आ जाते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का बेसिक मतलब है कि ऐसे कौन से रूल्स और प्रोसीजर्स कंपनी फॉलो करती है जिसकी मदद से वो ये इंश्योर करते हैं कि कंपनी स्मूथली रन हो रही है और जो भी उसके इन्वेस्टर्स हैं उनका इंटरेस्ट बरकरार रहे। मतलब कंपनी जाने अनजाने में ऐसा कोई काम ना करे या इस तरह की कोई गलतियां ना करे जिसकी वजह से जो भी इन्वेस्टर्स हैं या जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनको नुकसान हो। तो जब आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस चेक करना चाहते हैं किसी कंपनी की तो आपको क्या देखना है, पहले तो ये देखिए
कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का साइज क्या है, मतलब कितने डायरेक्टर्स हैं किसी कंपनी में। अब डायरेक्टर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी की डे टू डे ऑपरेशंस को मैनेज करते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं। वो बेसिकली किसी भी कंपनी का टॉप मोस्ट मैनेजमेंट है जो कि कंपनी को एक्चुअल में रन करने का काम करता है। तो कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं पहले आप ये देखिए। ये सब कुछ आपको एनुअल रिपोर्ट में मिल जाएगा किसी भी कंपनी के। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने हैं, उनमें से कितने डायरेक्टर्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब हुआ कि वो किसी से इन्फ्लुएंस नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल, रिलायंस इंडस्ट्रीज में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अगर आप उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देखते हैं तो पहला नाम रिलायंस को सुनते ही आपके दिमाग में आएगा कि मुकेश अंबानी है या मुकेश अंबानी के बेटे हैं। तो अगर ये लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हैं तो ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो मुकेश अंबानी या उनके बेटे चाहेंगे रिलायंस उसी तरीके से ऑपरेट करेगी। अब अगर कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उस कंपनी में और भी है, इंडिपेंडेंट का मतलब जो कि स्वयं स्वतंत्र हो, अपने डिसीजंस खुद लेने का अपने स्किल सेट के बेसिस पर। तो अगर ज्यादा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स किसी कंपनी में होते हैं तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि लोग अपना अपना काम अच्छे से निभाएंगे और ज्यादा इंडिपेंडेंस की वजह से वो अपने काम को बेटर तरीके से कर पाएंगे और उनके जो डिसीजन होंगे वो किसी एक या दो लोगों के कहने से या किसी ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स के कहने से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। उनका काम यही है कि वो डिसीजंस ले जो कि कंपनी के लिए अच्छे होंगे। उसके बाद कॉर्पोरेट गवर्नेंस में ये देखिए कि कंपनी के जो अकाउंट्स हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, वो कब कब ऑडिट होती हैं। ऑडिट होने का मतलब कि एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करे, ये इंश्योर करे कि जो भी इंफॉर्मेशन उसमें फर्निश की जा रही है, जो भी इंफॉर्मेशन आप तक एज एन इन्वेस्टर, एज ए शेयर होल्डर पहुंच रही है, वो सही पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही, वो प्रॉपरली चेक्ड है या चेक्ड नहीं है। उसके बाद जो थर्ड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट आपको चेक करना चाहिए वो है नेचर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो आपके लिए ये समझना जरूरी है कि कंपनी ने किन किन एसेट्स में इन्वेस्ट कर रखा है, कंपनी के पास किस किस तरीके के एसेट्स हैं, कितने पुराने हैं, कितने नए हैं। जो पुराने एसेट्स हैं वो कितना कैश जनरेट कर रहे हैं, जो नए एसेट्स हैं वो कितने केपेबल है कि फ्यूचर में हमें कितना रेवेन्यू जनरेट करके दे सकते हैं या हमारे लिए या कंपनी के लिए कितना बेनिफिशियल हो सकते हैं। कंपनी अगर पुराने एसेट्स पे अच्छा खासा पैसा खर्च कर रही है उनको अपग्रेड करने के लिए तो आप ये मान सकते हैं कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। लेकिन अगर कंपनी अपने पुराने एसेट्स के साथ ही टिकी हुई है, उन्हीं से सेटिस्फाइड है, तो फिर पुराने एसेट्स विद टाइम ऑब्सोलीट भी हो जाते हैं, उनकी एफिशिएंसी भी कम हो जाती है। तो हम ये मान सकते हैं कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ग्रोथ उतने अच्छे नहीं मिलेंगे ऐसी कंपनी में जो कि पुराने एसेट्स के साथ चिपकी हुई है, उनको अपग्रेड नहीं करना चाह रही या नए एसेट्स में इन्वेस्ट नहीं कर रही। फिर उसके बाद अगर कंपनी किसी नए एसेट्स में इन्वेस्ट कर रही है तो आप ये देखिए कि किस नेचर ऑफ एसेट्स में नया इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। उससे आपको दो चीजों का आइडिया लगेगा। पहला तो ये कि नया इन्वेस्टमेंट हो रहा है मतलब कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, मतलब कंपनी एग्रेसिव है अपनी ग्रोथ को लेकर। दूसरा ये आपको ये भी पता लगेगा कि कंपनी क्या किसी दूसरे इंडस्ट्री में डाइवर्सिफाई करना चाहती है, क्योंकि अगर सेम इंडस्ट्री में है तो उसी तरीके के एसेट्स में इन्वेस्ट करेगी। अगर कुछ नई इंडस्ट्री में जा रही है तो हो सकता है कि कुछ नए एसेट्स में कंपनी आपको इन्वेस्ट करती हुई नजर आए। फिर आपको ये देखना है कि ये जो एसेट्स खरीदे जा रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स किए जा रहे हैं एसेट्स में, ये किस तरीके से किए जा रहे हैं। क्या कंपनी अपने ही फंड्स में से पैसा इन्वेस्ट कर रही है या कंपनी अपने प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट कर रही है या कंपनी बाहर से लोन लेकर, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेकर इन्वेस्ट कर रही है। तो इस पर बहुत कुछ निर्भर है। जितनी भी कम लोन वाली कंपनियां हैं जिनके डेट्स कम हैं, उन कंपनीज का जनरली सर्वाइवल बेटर माना जाता है एज कंपेयर टू ऐसी कंपनियां जिनके ऊपर लोन का भार बहुत ज्यादा है। और अगर लोन लेकर किसी कंपनी ने कोई एसेट्स को खरीदा है तो आपको ये समझना जरूरी है कि वो नए एसेट से क्या इतना रिवेन्यू जनरेट हो पाएगा कि वो कंपनी के लोन्स को रीपे करने के लिए सफिशिएंट है। ये तो हम अपने लिए भी करते हैं ना। सपोज आपने कोई कार खरीदी और आपने सोचा कि मैं उसको एज ए टैक्सी सर्विस यूज करूंगा। तो जब आपको टैक्सी सर्विस देनी है उस कार से तो आपका सबसे पहला कैलकुलेशन यही होगा कि अगर मैं 10 लाख रुपए की कार खरीदूंगा तो क्या मैं उसमें से इतना पैसा जनरेट कर पाऊंगा उस बिजनेस में से कि मैं उस 10 लाख के ऊपर जो भी लोन के इंस्टॉलमेंट्स है वो रीपे कर पाऊं और उसके बाद भी मेरे पास कुछ प्रॉफिट आ जाए जिससे मैं कमाई करके घर ले जा सकूं। उसके बाद आपके लिए ये देखना जरूरी है कि लायबिलिटीज में कंपनी के पास डेट्स कितने हैं, कितने लोन्स कंपनी ले रखे हैं, कितना बोझ है कंपनी के ऊपर लोन्स का, और वो लोन जो एक्चुअल में कंपनी ने ले रखे हैं जिस पर्पस के लिए ले रखे हैं क्या वो लोन उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो इस नजरिए से भी आपको एसेट्स और लायबिलिटीज के नेचर को समझना पड़ेगा कि किस किस नेचर के एसेट्स और लायबिलिटीज कंपनी के पास हैं और उनका कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और शेयर होल्डर्स के ऊपर क्या इंपैक्ट आ सकता है।
उसके बाद जो नेक्स्ट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट आपके लिए जरूरी है वो है कि आपको ये चेक करना है कि जो कंपनी की अर्निंग्स हैं उनकी क्वालिटी क्या है। इसमें आपको क्या देखना है, सबसे पहले तो देखिए कि जो कंपनी की अर्निंग्स है, जो रेवेन्यू आ रहा है कंपनी के पास, वो किन सोर्सेज से आ रहा है, उसका सोर्स क्या है। तो या तो वो कोर सर्विसेज, कोर बिजनेस से आ रहा है रेवेन्यू, या वो अदर ऑपरेशन से रेवेन्यू आ रहा है। अगर जो रेवेन्यू कोर ऑपरेशन से आ रहा है, मतलब जो कंपनी का बेसिक काम है, तो वो काम तो आप समझ लीजिए कि फ्यूचर में सस्टेनेबल है। लेकिन अगर कोई ऐसा रेवेन्यू है जो कि अदर सोर्सेज से आ रहा है, जो कि उनकी रेगुलर इनकम नहीं है कंपनी की, तो वो हो सकता है कि आज है और कल ना हो। उसके बाद जो भी इनकम आ रही है, जो भी रेवेन्यू आ रहा है, वो कैश में कितना आ रहा है और उधार कितना है। तो अगर आप उधार माल बेच रहे हैं तो हो सकता है कि आप रेवेन्यू फिगर्स तो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बहुत ज्यादा दिखा दें, लेकिन एक्चुअल में जब अगर उसके अगेंस्ट में कैश रियलाइज ही नहीं होगा तो वो सेल हमारे किस काम की, किसी काम की नहीं है। तो जितनी भी कंपनीज कैश में ऑपरेट करती हैं, मतलब उनके रेवेन्यूज कैश में है ज्यादा, वो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी और उनकी जो सर्वाइवेबिलिटी है खराब समय में, वो अच्छी खासी बेटर रहती है उन कंपनीज के मुकाबले जो कि उधार में माल बेचते हैं या उनके रिसीवेबल्स बहुत ज्यादा होते हैं। फिर उसके बाद देखिए कंपनी की जो प्रिंसिपल एक्सपेंसेस हैं, जो मेजर एक्सपेंसेस कंपनी कर रही है अपने बिजनेस को चलाने में, वो किन किन जगहों पर कर रही है। तो जो तो नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंसेस हैं, वो तो बिजनेस का एक पार्ट है, बेसिकली बिजनेस को चलाना है तो कुछ ऐसे खर्चे हैं जो आपको करने ही पड़ेंगे। उसके बाद ऐसे कौन से खर्चे हैं जो कैश नेचर के खर्चे हैं और जो नॉन कैश नेचर के खर्चे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। बिकॉज जो कैश नेचर के खर्चे हैं वो ऐसे खर्चे हैं जो एक्चुअली में आपकी जेब से जा रहे हैं पैसे, लेकिन नॉन कैश खर्चे भी कुछ होते हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन है आपकी एसेट्स के ऊपर, तो वो आपके पीएल अकाउंट में एज एन एक्सपेंस नजर तो आएगा, लेकिन एक्चुअल आउटफ्लो आपकी पॉकेट में से, आपकी कंपनी की पॉकेट में से पैसा नहीं जा रहा। तो ये थे सारे कॉन्सेप्ट जो कि आपको ध्यान में रखते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस करते समय। तो किसी भी कंपनी का क्वालिटेटिव एनालिसिस आपको इन स्टेप्स को फॉलो करके आप कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको एक शॉर्ट ओवरव्यू दे रहा हूं कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या क्या कवर होता है, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में जो जो भी कवर होता है ये हम आने वाले फ्यूचर वीडियोस में कवर करेंगे एक एक करके। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में जो सबसे रेलिवेंट चीज कवर होती है वो है रेशियो एनालिसिस। कुछ ऐसे फाइनेंशियल रेशियोज हैं जिनकी मदद से आप कंपनी की परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं। रेशियो एनालिसिस करने के लिए आपके लिए सबसे रेलिवेंट चीज समझना यह है कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आप कैसे रीड करेंगे, उनको कैसे समझेंगे। तो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के दो मेजर पार्ट्स होते हैं। पहला होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा होता है बैलेंस शीट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समझेंगे, बैलेंस शीट समझेंगे आने वाली वीडियोस में, और उसके बाद समझेंगे कि आप इन दोनों की मदद से रेशियो एनालिसिस कैसे कर सकते। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में दूसरा एस्पेक्ट जो आप करेंगे वो है प्रोजेक्टेड अर्निंग्स का। तो यहाँ पर जब हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं, कंपनी की फ्यूचर अर्निंग्स का प्रोजेक्शन बनाते हैं, वो वहां पर हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे ही हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि कंपनी फ्यूचर में कितना प्रॉफिट करेगी, कंपनी फ्यूचर में कितना ग्रो करेगी। तो ये था एक बेसिक ओवरव्यू कि फंडामेंटल एनालिसिस आप स्टॉक्स का क्या और कैसे कर सकते हैं, क्या क्या इन्वॉल्व है इसमें। सारी कॉन्सेप्ट्स आज मैंने इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस नहीं किए। कोशिश ये थी कि आपको एक बेसिक बैकग्राउंड समझ आए कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। दो तरीके के फंडामेंटल एनालिसिस मैंने आपको बता दिए। अब फ्यूचर वीडियोस में हम एक एक करके प्रॉफिट एंड लॉस कैसे एनालाइज करना है, बैलेंस शीट कैसे एनालाइज करनी है, रेशियोज कैसे एनालाइज करने हैं, ये तीनों चीजें आगे आने वाली नेक्स्ट 3 वीडियोस में हम कवर करेंगे एक एक करके। तो स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर सीरीज के वीक 7 में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।